हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछले वीडियो में देखे थे 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस। तो आज हम देखेंगे 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस। अभी पूरा मतलब छोटे छोटे वीडियोस में इतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस डाल दूंगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 51 से। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, what was or were the measures taken by the colonial government? अभी देखिए, आपको अगर पता रहेगा तो संथाल अपराइजिंग है मतलब संथाल रिवोल्ट हो गया था। उसके पीछे काफी सारे रीजंस थे, पर एक रीजन था कि ये काफी फोर्सफुल इनके जो एरियाज थे संथाल के, तो उनके एरियाज में इंक्रोचमेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और उसके वजह से इन्होंने एक रिवोल्ट किया था। तो उस रिवोल्ट के बाद मतलब जब ये रिवोल्ट को सप्रेस किया गया या फिर खत्म हो गया ये रिवोल्ट, तो उसके बाद उन्होंने क्या मेजर्स लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो पहला है द टेरिटरीज कॉल्ड द संथाल परगनाज वर क्रिएटेड। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जो जो अभी इनको काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, तो इसके वजह से इन्होंने एक टेरिटरी डिफाइन किया रहेगा कि ये संथाल परगना का रीजन रहेगा। तो ठीक है, ये हो सकता है। इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। अभी देखिए, अगर कोई संथाल नॉन संथाल को लैंड देता है मतलब, तो वो आउटसाइडर्स अंदर आ सकते हैं। उन्हें आउटसाइडर्स ये बोलते थे डिक्कूस। तो वो अंदर आ सकते थे, और उसकी वजह से और इनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन था, तो उसमें और डिफिकल्टी हो सकती थी, क्योंकि अगर बाहर के लोग आ गए तो वो काफी एजुकेटेड भी हो सकते थे और उनको और दिक्कतें झेलने सकती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो इनका एक इलीगली बना दिया कि आप संताल हो तो आप किसी नॉन संताल को नहीं दे सकते, सिर्फ संताल टू संताल दे सकते हो। तो क्या लगता है आपको, दोनों सही है? तो आंसर इसका दोनों सही है। ठीक है, आंसर हो गया सी। तो ये 8th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में मिलेगा आपको संथाल अपराइजिंग, तो उसमें आप पढ़ सकते हो, संथाल परगनास का भी उसमें लिखा हुआ आपको पाया जाएगा। ठीक है, 52nd क्वेश्चन देखते हैं हम। इकोनॉमिकली, वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज। अभी देखिए, इकोनॉमिकली पूछा है और उसमें से क्या रिजल्ट हो सकता है ब्रिटिश रूल का 19th सेंचुरी में, टाइम फ्रेम दिया है, इकोनॉमिकली पूछा है और ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट पूछा है कि क्या हो सकता है 19th सेंचुरी में। तो उसके जैसे क्या हो सकता है, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट काफी हद तक इनका पूरा जो एक्सपोर्ट मार्केट था पूरी तरह से नष्ट किया गया था, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हो रहा था तो वो सबसे ज्यादा तो इनका एक्चुअली इंपोर्ट कर रहे थे ज्यादातर, और वो ही इसको फर्निश करके एक्सपोर्ट करते थे उनके एरिया में, ब्रिटेन में। और उधर से फिनिश करके मतलब रॉ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से, पर उसकी वजह से इनका इंक्रीज तो नहीं हुआ। ये तो गलत है। फिर ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज। देखिए, इंडियनाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों मालूम? क्योंकि इनका तो पहला मकसद यही रहेगा कि इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज पूरी मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाए या फिर कमी हो जाए, और ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज ज्यादा हो। तो सेकंड तो नहीं हो सकता, ना ही फर्स्ट हो सकता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसे थोड़ा होल्ड पे रखते। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। देखिए, ब्रिटिश रूल और रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन का कुछ संबंध, तालमेल भी नहीं है। तो डी भी गलत है। तो आंसर ऐसा एलिमिनेशन करते हुए भी देखा जाए तो सी है। सी क्यों है? क्योंकि कमर्शलाइजेशन काफी हद तक हो गया था। जैसे आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी इंडियन एग्रीकल्चर में जितना भी ज्यादा उगाया जाता था, तो वो पूरा एक्सपोर्ट करते थे, और उसकी वजह से वो कैश क्रॉप्स वगैरह इनका कंसेप्ट आने लग गया था, जैसे टी हो गया, इंडिगो हो गया। तो अलग अलग कमर्शियल क्रॉप्स भी का उनकी जो नीड्स थी, तो वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए कमर्शलाइजेशन हो गया था इंडियन एग्रीकल्चर में। तो इसकी वजह से ये आंसर हो गया 52 का सी। ठीक है, 53 देखते हैं हम। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आर्टिकल 356 सबको पता रहेगा, तो ये इमरजेंसी के रिगार्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, स्टेट इमरजेंसी है। तो क्या हो सकता है? तो द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। ऑटोमेटिकली तो नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये हो सकता है। आर्टिकल 19 is suspended in that state. The president can make laws relating to that state. देखिए, ये दोनों में काफी सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, बी और डी में। क्योंकि इसमें लिखा गया है कि हाँ, प्रेसिडेंट लॉज बना सकता है उस स्टेट के रिगार्डिंग जिस स्टेट में ये इमरजेंसी लागू की गई है। और इन्होंने देखिए इनडायरेक्टली पूछा है कि आर्टिकल 356, मतलब आपको एक थोड़ा तो आइडिया रहना चाहिए कि 356 आर्टिकल क्या है, और कुछ कुछ मेजर आर्टिकल्स ही है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेट इमरजेंसी है। स्टेट इमरजेंसी आपको पता रहेगा कि कोई भी हाउस अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा और उसमें अगर गवर्नर ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया,
कि हमारा हाउस वर्किंग में नहीं है, तो प्रेसिडेंट ये सीधा स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकता है। मतलब गवर्नर ने किसी भी तरह बोल दिया कि इनकी गवर्नरी जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, तो उसकी वजह से ये सीधा आर्टिकल 356 लागू हो सकता है। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली तो डिसॉल्व नहीं होती है, पहला तो नहीं है। और ये जो है, और ये देखिए आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, नहीं वैसा भी नहीं है कुछ। तो प्रेसिडेंट लॉज बना सकते हैं क्या, तो नहीं, वो सिर्फ अप्रूव कर सकते हैं, लॉज बना नहीं सकते। तो आंसर हो गया कि जो लेजिस्लेचर की जो पावर रहती है स्टेट लेजिस्लेचर की, वो पार्लियामेंट पूरा एक्सरसाइज करेगी। आंसर हो गया बी। ठीक है, 54 देखते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्राफ्ट और हेरिटेज दिया है, मतलब ये क्राफ्ट कौन से हेरिटेज का है, और ये इसमें पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो ये पूरा फैक्चुअल है और आर्ट एंड कल्चर का है क्वेश्चन। ये आपको अगर पता रहेगा तो ही आप मार्क कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। पुतुकोली शॉल्स, तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, महाराष्ट्र, उप्पड़ा जमदारी सारीज, कर्नाटका। तो इसमें से कौन सा सही है, आपको क्या लगता है? तो आंसर हो गया ए। एक ही सही है, बाकी सब गलत है, दोनों गलत है। ये जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी है वो बिहार की है, और उपड़ा जमदानी साड़ीज जो है वो आंध्र प्रदेश की। और ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसलिए आप स्किप कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, 55th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? अभी कौन से एरियाज में जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, ये पूछा गया है। तो मोबाइल फोन ऑपरेशन, हाँ। बैंकिंग ऑपरेशन, बिल्कुल। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया 55 का? डी। मतलब देखिए, जो साइंस टेक के क्वेश्चंस होते हैं जनरली, उसकी जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स उसका आंसर मतलब ऑल ऑफ द अबव ही रहता है। कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन देते थे कि जो थोड़ा सा वियर्डनेस लगने लगता है हमें कि ये हो नहीं सकता है। पर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर ऑप्शंस इसके सही होते हैं। तो ठीक है, 56 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें ये बोला गया है कि जो आरबीआई है वो मैनेज करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी, और ना स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। तो पहला आपको क्या लगता है, सही रहेगा कि गलत रहेगा? क्योंकि आरबीआई एक तो बहुत बड़ी बॉडी है इंडिया में, जो मॉनिटरी डिसीजंस लेते रहती है, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करने में। और ये बोला जाता है कि इनकी जो सिक्योरिटीज है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी लेती है, या फिर मैनेज और सर्विसेज देती है, बल्कि और ये स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज नहीं लेती या फिर मैनेज करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्या लगता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो क्योंकि दोनों भी ले सकते हैं। इसलिए पहला तो गलत है, टू और थ्री। थ्री तो सही है, मतलब थ्री को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्री इसमें है। इसलिए इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है, इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दिया है कि थ्री सही है तो थ्री सही ही रहेगा। अभी सेकंड स्टेटमेंट में पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व करता है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो क्या लगता है आपको, सही होना चाहिए? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इशू कर सकता है दोनों, ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स, या फिर डेटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है। पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं तो वो सिर्फ बॉन्ड्स कर सकते हैं, या फिर उसे बोला जाता है डेटेड सिक्योरिटीज, तो उतना ही कर सकते हैं। इसे एसडीएल्स भी कहा जाता है जो कि रहता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। और जो ट्रेजरी बिल्स रहते हैं वो शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और प्रेजेंटली जो है उनका 91 डे या फिर 182 डेज या फिर 364 डेज के लिए ये दिया जाता है। और जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो उनका ऑफर इशू किया जाता है एट ए डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, मतलब जो जो भी वैल्यू रहेगी तो उससे डिस्काउंट करके ही उन्हें इशू किया जाता है। तो ये थ्री तो सही है, इसलिए पहला गलत है। हाँ सॉरी, हाँ पहला गलत है, तीसरा सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकता ट्रेजरी बिल। इसलिए आंसर हो गया सी, टू एंड थ्री। 57 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। देखिए, आपने अगर जियो मैग्नेटिज्म पढ़ा रहेगा, जो एक कंसेप्ट है, तो उसमें कहा गया है कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी जैसा दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे, तो कुछ मतलब लाख साल पहले भी इसका जो नॉर्थ पोल था वो नीचे था, और साउथ पोल था जो ऊपर था। इसलिए ये कुछ थाउजेंड मतलब फ्यू 100,000 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट लाख साल के बाद वो पूरा चेंज होते रहता है। तो इसलिए रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स, ये तो सही है। तो पहला तो सही है। When the second statement देखते हैं। When the Earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide.
देखिए, जो अभी 4000 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये कितना रहेगा? तो तब अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, वाटर वेपर था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था। तो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, तो ये भी गलत है। सेकंड गलत है। आंसर ए और सी में। थ्री देखते हैं। When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. आपको क्या लगता है ये सही होना चाहिए? तो जो अर्ली एटमॉस्फेयर की बात कर रही है, बाद में का एटमॉस्फेयर तो ऑर्गेनिजम्स ने किया ही है मॉडिफाई। पर जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो सोलर विंड्स की वजह से हो गया था मेजरली इम्पैक्ट। तो पहले के वजह से तो नहीं हो सकता, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से तो नहीं हो सकता अर्ली एटमॉस्फेयर। और जो पहला नॉन सेल्युलर फॉर्म था लाइफ का, वो ओरिजिनेट हो गया था 3 बिलियन साल पहले। तो जो पहला अर्ली एटमॉस्फेयर था वो, उसमें तो ऑक्सीजन की लेवल तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही था। तो इसलिए लाइफ का जो होना था वो ऑलमोस्ट अनएरोबिक ही रहेगा, तो इसकी वजह से तो थर्ड स्टेटमेंट गलत ही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत, आंसर हो गया ए। देखिए पूरा रिवॉल्व कर रहा था थर्ड स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट आपको पता ही होनी चाहिए। अगर सेकंड स्टेटमेंट पता हो नहीं हो तो भी चलेगा, पर थर्ड स्टेटमेंट पता होनी चाहिए थी। मतलब ये सही है या गलत, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। 58 क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म्स वानाक्राई, पेट्या, इटर्नल ब्लू समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज रिसेंटली आर रिलेटेड टू। अभी देखिए जो टर्म्स थे वो काफी चर्चे में किसके रिगार्डिंग थे? एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टोकरेंसी, साइबर अटैक, मिनी सैटेलाइट्स। तो आपको पता रहेगा कि वानाक्राई क्या रहेगा। तो ये सॉफ्टवेयर अटैक हो गया था पूरा, आपको पता रहेगा, तो साइबर अटैक्स के रिगार्डिंग। आपको लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, पेट्या वगैरह आपने सुना रहेगा। तो नहीं है, वो वानाक्राई से आपको पता होना चाहिए कि ये साइबर अटैक था। ठीक है। 59 क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा करंट बेस्ड था, तो इसमें कुछ ऐसा अलग से एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। 59 क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. ठीक है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंस तो है। Which of the following fall under the conservation agriculture? मतलब क्या इसमें से क्या फॉल हो सकता है, मतलब जो कंजर्वेशन कर सकता है एग्रीकल्चर का, तो कौन से प्रैक्टिसेस हो सकते हैं? तो अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, क्या लगता है आपको, सही है? ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। अडॉप्टिंग द मिनिमम टिलेज, ठीक है। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सर्फेसेस, हो सकता है। एडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशंस। देखिए फिफ्थ तो होना चाहिए, क्योंकि जो टेम्पोरल और क्रॉप सीक्वेंसिंग रोटेशन से तो वो अडॉप्ट होनी ही चाहिए, तो फिफ्थ तो होना ही चाहिए, मतलब बी, सी और डी में रहेगा। अब इसमें देखिए क्या, हमें एक एक क्वेश्चन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा अभी। तो टू तो होना चाहिए क्योंकि अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज है। सेकंड तो होना ही चाहिए, और फिफ्थ भी होना चाहिए। तो सेकंड और फिफ्थ, सेकंड फिफ्थ, मतलब ये बी, सी और डी में ही है, मतलब सेकंड तो है ही। अभी देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। टू है बस, बाकी और फाइव तो है ही। मतलब ये थ्री और फोर में ही क्वेश्चन है पूरा। तो थ्री है क्या, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, क्योंकि ये गलत ही है, क्योंकि अवॉइडिंग कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि थर्ड तो गलत ही होता है पूरी तरह से। थर्ड, देखिए हर एक जो सेंटेंस रहता है, अभी देखिए इतने इसमें इतने सारे ऑप्शंस दिए, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए ही इतने सारे ऑप्शंस दिए। तो आपको ऐसा लगना चाहिए ये इसका इम्पैक्ट इस पे रह सकता है, इसका इम्पैक्ट इस पे रह सकता है। तो आपको लगेगा कि ये ऐसा 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 है, मतलब ये सभी अच्छे रहने चाहिए, मतलब सभी का ऑप्शन सही रहने चाहिए, तो सभी का ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर वो भी ऑप्शन देते तो ज्यादातर वो ही टिक मार्क करके आ जाते थे। पर इसमें ऐसा नहीं है। हर एक जो भी ऑप्शन आप पढ़ोगे तो उसको एक सेपरेट कंटेक्स्ट में ही पढ़ना, और एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या पूछा है उसके कंटेक्स्ट में है या नहीं वो पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स को अगर हम अवॉइड करने लगे तो कंजर्व होगा क्या एग्रीकल्चर, क्या लगता है आपको? तो ऐसा कुछ नहीं है, तो थर्ड तो गलत ही है। अगर थर्ड गलत हो गया तो आंसर सीधा निकल के आ रहा है 2, 4, 5। मतलब क्या होगा, 2, 4 और 5, मतलब थर्ड के ऊपर पूरा गेम था। आपको थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से एलिमेंट कर सकते थे। अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए बिना पढ़े भी आपने ये सीधा आंसर निकाल लिया। तो ठीक है, 60th क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी सुर्खियों में था 60th क्वेश्चन, कि द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटेंशन या फिर सिक्स एक्सटेंशन इज मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ। अभी देखिए ये मास एक्सटेंशन की बात कर रहा है, और ये काफी सुर्खियों में भी था करंट में। तो उसका आंसर आपको पता रहेगा, तो क्या रहेगा? तो व्हाट्सएप मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस रहेंगे क्या? नहीं। फियर्स ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ मीटेराइट विद द अर्थ, लग सकता है पर नहीं। लार्ज स्केल कल्टीवेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, नहीं। तो आंसर क्या हो गया? डी रहेगा ऑब्वियस है, क्योंकि जो मैनकाइंड है उनका, उनकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मिसयूज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, फिर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
ऐसे कहा जाता है कि जो पहला जो डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन था उससे काफी ज्यादा गुना ये एक्सटिंक्शन बढ़ रहा है, मतलब उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसलिए इसके सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन कहा गया है। अब सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन बोला गया है तो मतलब पहले पांच कौन से थे, तो आपका ये होमवर्क रहेगा। तो आपको ये पता करना है कि किसकी वजह से हो गया था मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, 61 क्वेश्चन देखते हैं। तो 61 क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो IRNSS के तीन सैटेलाइट हैं, जियो स्टेशनरी चार सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में। सही है क्या? ठीक है, देखते हैं। IRNS कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ये थोड़ा डाउटफुल है। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज विद द मिडल ऑफ 2019। ये थोड़ा असंभव है, तो थर्ड तो नहीं है, तो ये ए बी और डी में रहेगा। तो पहला तो सही है, थ्री सैटेलाइट्स है जियो स्टेशनरी के और चार सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस के। तो ए और बी आंसर रहेगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है देखिए, एंटायर इंडिया तो कवर करता है, पर इसके आगे कितना किलोमीटर है आपको पता है? 1500 किलोमीटर है फ्रॉम इट्स बाउंड्री। तो 1500 किलोमीटर, और इसमें दिखा है, देखा गया है तो स्क्वायर किलोमीटर लिखा गया है, फिर भी उसके आसपास भी नहीं हो रहा। पर फिर भी ये सेकंड तो गलत ही है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। ठीक है, 62nd क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। ठीक है। द मैटर वॉर्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। ठीक है। आपने अगर इंटरस्टेलर देखा रहेगा तो आपने देखा रहेगा कि ब्लैक होल में वो जाते हैं, तो उसमें आपने देखा है कि उससे लाइट भी पास, अगर लाइट इधर से जा रहेगी तो उससे भी खींच लेगा ये। तो लाइट अफेक्ट होती है ग्रेविटी से? तो हाँ, होती है, तो पहला तो सही है। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो लॉजिक मिल ही जाता है, भले वो फिल्म्स में हो या फिर आपके आसपास के सराउंडिंग में हो। तो आपको ऐसा कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेशन, आपके स्किल्स अच्छे रखने चाहिए और आपको फटक से ऐसा मतलब क्लिक होना चाहिए, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, तो ये कहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर हमने कुछ मूवी वगैरह में देखा रहेगा क्या। तो ठीक है, यूनिवर्स तो आपको पता है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड हो रहा है, वन और टू तो सही है, मतलब ए और डी में तो आंसर रहना चाहिए। और जो मैटर है वॉर्प्स इट सराउंडिंग स्पेस टाइम, तो ये भी सही है, तो आंसर हो गया डी। 62 का डी आंसर है। Which of the above is are the predictions of Albert Einstein's general theory of relativity often discussed in media? तो ठीक है, ये तीनों तो है ही, मतलब इसमें कुछ संदेह तो नहीं है। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी जीएम मस्टर्ड के रिगार्डिंग ये पूरा क्वेश्चन है। तो जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट। क्या लगता है आपको, ये सही रहना चाहिए क्या नहीं? तो ठीक है, इसे हम होल्ड पे रखते हैं। तो इसमें कुछ है करेक्ट। ठीक है, जीएम मस्टर्ड है द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो होना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा, जीएम का तो वही काम होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब यही हो गया कि क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं और हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। सेकंड तो होना चाहिए, तो ये बी सी और डी में रहेगा। जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द AIRI पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पता नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आता है क्वेश्चन। तो आपको अगर पता रहेगा ये सही है या गलत, और ये भी सही होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, पर ये सही होने के चांसेस ज्यादा लगने के बावजूद भी ये गलत है। तो इसका मेन रीजन ये था कि जो इसके अंदर के जो जीन्स है, तो उसका मेन मकसद बस फर्टाइल हाइब्रिड प्लांट्स को बनाना था, तो पेस्ट रेजिस्टेंस का कुछ सवाल नहीं आता, इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अगर आपको पता रहेगा तभी भी आप मार्क कर सकते हैं। ये सेकंड थर्ड तो गलत ही है, ये पंजाब और एग्रीकल्चर ने नहीं बनाया है, तो इसे बनाया गया है साइंटिस्ट द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और पार्ट फंडेड किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। तो इसकी वजह से ये थर्ड भी स्टेटमेंट गलत होता है, और स्टेटमेंट गलत है मतलब बी आंसर हो गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में क्वेश्चन था, अभी आपको लगेगा कि साइंस टेक है मतलब ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यूपीएससी आप जानती है कि आप किस कंटेक्स्ट में और किस एंगल से आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, 64th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म्स समटाइम्स इन सीन इन न्यूज और कंटेक्स्ट और टॉपिक। ठीक है, ये बेलेटो एक्सपेरिमेंट किसके रिगार्डिंग है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, क्रिस्पर कैसनर, पार्टिकल फिजिक्स। देखिए, आपको पता रहेगा क्रिस्पर कैसनर पार्टिकल फिजिक्स तो नहीं रह सकता, थर्ड गलत आंसर हो गया सीधा बी। देखिए, आपको अगर एक भी पता रहेगा तो भी आंसर सीधा निकल सकता है।
आप भले आपको ये पहले दो पता हो या ना हो, इसलिए कभी भी आप पहले दो या तीन स्टेटमेंट अगर या फिर चार स्टेटमेंट का हो गया, समझो रहेगा क्वेश्चन, तो पहले दो पढ़ोगे, हाँ मुझे नहीं आता, छोड़ो स्किप करेंगे। ये जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, और ये करेक्टली पूछा है। तो क्रिस्पर कैसनन आपको पता है कि वो पूरा एडिटिंग का मामला है, और जो ब्लॉकचेन है वो क्रिप्टो करेंसी तो है एक पार्ट पर। तो सेकंड तो सही है। वैले टू एक्सपेरिमेंट जो है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है। तो वो अभी अभी चैट जीपीटी आ रहा है काफी ज्यादा सुर्खियों में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा लिख सकते हो कि ये समटाइम चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर उसके बदले कुछ भी दे सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है। तो इसकी वजह से ये तो पहला तो बेले टू एक्सपेरिमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कॉरिडोर का रिगार्डिंग था ये। तो वो तो बेले टू एक्सपेरिमेंट इसके रिगार्डिंग, मतलब पार्टिकल फिजिक्स बोल सकते हो आप, ये इसके रिगार्डिंग था। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। थर्ड गलत, आंसर हो गया बी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग था। 65th क्वेश्चन देखते हैं। दिस आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। अभी कार्बन फर्टिलाइजेशन का डिस्क्रिप्शन देखना है। तो इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, रह सकता है ये। ठीक है, पता नहीं, हो सकता है। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अभी फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं और ये CO2 बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एसिडिटी बढ़ने से क्या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्या? बढ़ सकता है, पर इसका कंटेक्स्ट तो नहीं है। ये हो सकता है। Adaptation of all living beings on Earth to the climate change brought about by the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, ये भी weird सा स्टेटमेंट है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, अगर जब भले कंसंट्रेशन बढ़ गया हो कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके वजह से अगर हमने प्लांट ग्रोथ अच्छी सी की तो उसका फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है, तो इसकी वजह से ये परफेक्ट स्टेटमेंट है, ये डिस्क्राइब करता है कार्बन फर्टिलाइजेशन। इन शॉर्ट, एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहा है कि कार्बन को कैसे सोखा जा सकता है। तो ये प्लांट ग्रोथ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सोखा जा सकता है। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें लग सकता है दूसरा भी स्टेटमेंट हो सकता है। कभी कभी लगता है कि पहला स्टेटमेंट गलती है, बाकी की स्टेटमेंट देखते हैं, तो ऐसे भी गलती मत करना। 66 क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये इतना, उसके बाद ये ऑप्शन है, तो आपको क्या लगता है इधर क्या ट्रैप रह सकता है? तो ट्रैप कुछ नहीं है, पहले दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather, also indicates the level of water in your overhead tank. मतलब ये पूरा इंटरकनेक्टेड की बात कर रहा है कि काफी ज्यादा इंटरनेट से कनेक्टेड थिंग्स रहेंगे ये सब। तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर गेटवे नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्योंकि देखिए ये पूरा जो प्रोसेस है, अब ये पूरा बताते जाएगा कि इसमें ऐसा होगा, फिर आपने इसको हाथ लगाया तो ये कनेक्ट हो जाएगा। आप अगर रूम के बाहर गए तो अपने आप लाइट्स ऑफ हो जाएगी, तो इसलिए अगर आप लेट हो गए तो ऑफिस को मैसेज जाएगा कि हम लेट होने वाले अकॉर्डिंगली, वगैरह वगैरह। मतलब ये पूरा एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रिगार्डिंग ही था, इसलिए आंसर हो गया बी। मैंने भी एग्जाम के टाइम में ये पूरा इतना बड़ा देखा, मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था स्टार्टिंग में, फिर देखा ये पूरा दो तीन स्टेटमेंट पढ़ने का सीधा मैंने मार्क करके आगे बढ़ गया। क्योंकि ये पूरा ट्रैप रहता है, ये आपको पढ़ने में मजबूर करने लगाते हैं ये, कि आपको पूरा पढ़ना ही चाहिए। और इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट गए रहते ये पूरा पढ़ने में, तो फिर उसमें उतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, 67 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी ठीक है, सोलर पावर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग पूछा गया। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं। द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो SECI है, तो उसका तो काम ये तो नहीं है टैरिफ्स वगैरह, वो पावर ट्रेडिंग लाइसेंस करता है। तो ये टैरिफ का तो जो काम है वो CERC करता है, तो सेकंड तो गलत है। और जो पहला है वो थर्ड लार्जेस्ट तो नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे सिलिकॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो साथ ही एक सिंगल चिप भी नहीं प्रोड्यूस होती है। तो ये तो थर्ड लार्जेस्ट की बात दूर दूर तक नहीं आती। दोनों भी गलत है, आंसर हो गया डी। ठीक है, 68 क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। अभी देखिए क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है?
तो ये क्वेश्चन है पूरा, इधर रिवॉल्व करता है और 18 सेंचुरी टाइमलाइन दिया है, बंगाल और 18 सेंचुरी आपको थोड़ा सा हाईलाइट में रख। तो वहां से क्या क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, तो देखिए अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी रहेगी तो आपको पता है सॉल्ट पीटर था, सॉल्ट पीटर था, तो अगर देखिए दूसरे इसमें सॉल्ट पीटर है क्या, तो नहीं है। तो, तो आंसर तो यही हो गया, पर हम देखते दूसरे भी। गोल्ड हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या बंगाल से, चांसेस बहुत कम है। सिल्वर भी नहीं हम कर सकते, गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर तो नहीं कर सकते, तो सी तो गलत है। शुगर, सॉल्ट, जिंक, लेड, चांसेस कम है कि जिंक और लेड कर सकते हैं हम वहां से। रॉ कॉटन की तो सवाल ही नहीं आता, ऑयल सीड्स, ओपीएम तो नहीं है। तो ए, बी और सी तो नहीं है, तो आंसर हो गया डी, क्योंकि कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर है। सॉल्टपीटर मतलब क्या है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। और ओपीएम, ओपीएम क्यों, क्योंकि चाइना वगैरह ये सप्लाई करना, चाइना के लिए था ये अच्छे से, मतलब उनके लिए अच्छा मार्केट था। तो ठीक है, 69 क्वेश्चन देखते हैं। इवन टी भी था। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखते हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। अभी चंपारण सत्याग्रह की रिगार्डिंग पूछा है। अभी चंपारण कब हुआ था, तो आप ये याद रखिए, किक, चंपारण, ये मुझे बता दीजिएगा, और खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा, ये तीन अच्छे मूवमेंट थे जहां पे गांधी जी को सक्सेस मिली थी। चंपारण उसमें से पहला था। तो उसमें क्या है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, क्या है इसमें, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर स्टूडेंट वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ पेजेंट अनरेस्ट टू इंडिया नेशनल मूवमेंट। ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, अभी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट पूछा है, वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने पढ़ा रहेगा तो चंपारण जो सत्याग्रह था, तो वो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द इंजस्टिस, जो इंजस्टिस फार्मर्स के अगेंस्ट हुआ गया था। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो उसके रिगार्डिंग था ये पूरा प्रोटेस्ट। तो उसके जैसे जो पेजेंट थे, मतलब जो फार्मर्स थे, तो उनका अनरेस्ट के, वो भी ज्वाइनिंग, उनका ज्वाइनिंग काफी इंपॉर्टेंट था ये इसमें। उसके जैसे सी तो होना ही चाहिए। ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन, प्लांटेशन, क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स, कुछ तालमेल ही नहीं है सब चंपारण सत्याग्रह का और इसका। आंसर हो गया सी। हमें ये पहले दो में से लग सकता है, पर आंसर है सी। देखिए कितना ब्रेन वॉश किया है। आपको लगेगा कि किसका तो पार्टिसिपेशन रहेगा, इसके वजह से ये सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है, पर मेन कंटेक्स्ट तो पेजेंट अनरेस्ट का ही था, ज्वाइनिंग का। तो कभी कभार आप क्या कीजिएगा, नीचे से ऊपर ऑप्शन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 70th क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा। अभी हिंद मजदूर सभा आपने पढ़ा रहेगा तो ठीक, आपको अगर उसके फाउंडर्स याद आते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप, सीधा तरह स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। तो बी कृष्णा पिल्लाई, एम एस जॉर्ज, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, एम एन रॉय, सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज, वीरसलिंगम पंटलू, अशोक मेहता, टी एस रामानुजन, जीजी मेहता। तो इसमें से कौन सा लगता है आपको हिंद मजदूर सभा के रहेंगे। अभी देखिए कुछ कुछ का लॉजिक, अभी यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि जो पिल्लई वगैरह रह गए, मतलब जो भी हिंद मजदूर सभा के रहेंगे, तो वो ज्यादातर तो साउथ के तो नहीं रह सकते। जैसे अय्यर हो गया, पिल्ले हो गए, तो ए और सी तो हम उड़ा, मतलब एलिमिनेट कर सकते। बी और डी में देखते, जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय, ये थोड़ा कम्युनिस्ट माइंडसेट में हिंद मजदूर सभा में आने के चांसेस ज्यादा कम ही है। तो बी भी गया। तो इसमें अशोक मेहता, टी एस रामानुजन थोड़ा सा रह सकता है, जीजी मेहता भी हो सकता है। तो हम फिर भी मैं कहूंगा अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, अगर ऐसा भी कर सकते हो, पर इसमें रिस्क काफी ज्यादा है। अगर आपके अटेम्प्ट कम रहेंगे तब भी आप मार्क करेंगे। ठीक है, आंसर होगा इसका 70 का डी। तो 71 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। अभी देखिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म। तो जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं सेक्ट के रिगार्डिंग, मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो जैनिज्म बुद्धिज्म से ही निकलते हैं, पर ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि दोनों में से ही निकलेगा। तो आपको अगर पता रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन। और जनरली जो, अगर आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो एल वैशम की बुक आती है, वंडर्स ऑफ इंडिया। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, दो चैप्टर्स काफी डिटेल में इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, और उसमें से ज्यादातर सवाल इसमें से ही पूछे गए हैं, क्योंकि उससे ज्यादा डिटेल में आप कितना जाओगे। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगता है आपको, बुद्धिज्म हो या जैनिज्म या वैष्णविज्म या शैविज्म, किसमें लगता है क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर है जैनिज्म। तो ठीक है, और ये जो स्थानकवासी सेक्ट है वो श्वेतांबर जैनिज्म में आता है ये। और ये ऐसा मानता है स्थानकवासी कि जो आइडल वर्शिप है वो एक एसेंशियल पार्ट नहीं है सोल प्यूरिफिकेशन का। तो इसका बेसिक कंटेक्स्ट तो यही था।
ठीक है। 72nd क्वेश्चन देखते हैं, 72। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड कंखा एट फतेहपुर सिकरी। होगा नहीं होगा पता नहीं। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बारा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हो। तो क्या लगता है, पहला रहेगा क्या व्हाइट मार्बल यूज किया रहेगा बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा में तो थोड़ा बहुत तो है व्हाइट। खनका का पता नहीं है मुझे। फतेहपुर सिकरी में दोनों है, मतलब चांसेस रह सकते ज्यादातर, पर इसका कुछ आइडिया नहीं है फिर भी। पर ये आंसर सही है, पहला तो सही है। रेड सैंडस्टोन और मार्बल यूज किया गया था क्या, तो सेकंड इसमें नहीं है। करेक्ट पूछा है तो आंसर हो गया ए। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आपके ऊपर है आपको सॉल्व करना है नहीं। पर अगर मेरी बात किया जाए तो मैं दोनों में से एक क्वेश्चन एक तो चूज कर लेता हूँ, मतलब ए और बी से में से कुछ ना कुछ तो चूज कर ही लेता मैं। ठीक है, 73rd क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एलोबरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से फॉरेन ट्रेवलर ने ये डिस्कस किया गया था डायमंड और डायमंड माइंस का? फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जेन डी थिमनॉट, एवी बार्थेलमे कैरी। तो किसमें किसने किया रहेगा, आपको क्या लगता है? अगर आपने नई एनसीईआरटी पढ़ी रहेगी तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है, पर इसमें भी काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इतना माइन्यूटली हम पढ़ नहीं सकते, इतना याद करने लायक कि किसने डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में रिगार्डिंग पूछा गया है, तो ये भी स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन था। इसका आंसर है बी। ये एक फ्रेंच जेम मर्चेंट थे जो कि ट्रैवलर थे, और ये कब आए थे तो 1630 से लेके 1688 1668 में। तो 74th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, फ्यूचर बुद्धा के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो किसमें रह सकता है? अवलोकि अवलोकितेश्वरा, लोकसेवरा, मैत्रेय, पद्मपानी। पद्मपानी पेंटिंग के रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन आएगा, वो देखेंगे शायद। हमने 2017 में देखा है ये। तो पद्मपानी तो नहीं है, तो ये तीनों में रहेगा। तो आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आंसर है इसका सी। ठीक है, मैत्रेय। तो 75th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। अभी सब्सिडरी अलायंस आपको पता रहेगा तो आप ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री में दिया गया है अच्छे से। ये किधर अप्लाई नहीं होता ये सिस्टम? तो मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग एंड एट द अदर्स एक्सपेंस, सही है। इसके लिए तो ये सब्सिडरी अलायंस किया गया था, तो ये तो होना ही चाहिए। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ये भी सही है। उसके वजह से तो ये सब्सिडरी अलायंस बनाया गया था। इसमें लिखा है नॉट अप्लाई। टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी, ठीक है, होल्ड पर रखते हैं। टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश प्राइमेसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। देखिए, जब सब्सिडरी अलायंस आया था तो स्टार्टिंग फेज था, तो पैरामाउंट से की सवाल, हाँ तो थोड़ा बहुत तो था ही वैसा। तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा वर्चस्व रहना चाहिए, तो इसकी वजह से भी था। और ये फिक्स इनकम की जरूरत नहीं थी इनको, क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग भी इनका मकसद था। तो फिक्स इनकम का तो नहीं रह सकता कि सब्सिडी एयरलाइन उसके लिए ही किया रहेगा। सी तो नहीं है, तो आंसर हो गया वही, नॉट अप्लाई बोला है तो सी आंसर है। 76 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। किसके वजह से इंग्लिश एजुकेशन आ गया है इंडिया में? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। क्या लगता है आपको, किसमें किसकी वजह से आया रहेगा? तो ये तीनों की वजह से आया है, आंसर होगा डी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर ये पूरा अच्छे से स्पेक्ट्रम में दिया गया है तो आप वो वहां से पढ़ सकते हो एजुकेशन के रिगार्डिंग। 77 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। अभी आर्टिफिशियल लेक कौन सा है आपको बताना है। कोडाईकनाल, कोल्लेरू, नैनीताल, रेणुका। कुछ आइडिया लग रहा है आपको? नहीं आइडिया लग रहा तो स्किप कीजिएगा। इसमें केबीसी के टाइप मत कीजिएगा कि ये 50-50 होना चाहिए, या फिर अद्भुत अद्भुत खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, तो आंसर है इसका ए, कोडाईकनाल। क्योंकि ये मैनमेड लेक है, इसे इसलिए इसे आर्टिफिशियल लेक कहा गया है। तमिलनाडु में है ये, पालनी हिल्स में। ठीक है, और ये स्टारफिश शेप जैसा है क्योंकि, पर ये स्टारफिश में 5 पॉइंट्स रहते हैं, पर इसके 4 पॉइंट्स है। सेंट्रली लोकेटेड है कोडाईकनाल टाउन में। ठीक है, 77 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। 78 क्वेश्चन देखते हैं।
विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल के रिगार्डिंग है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, लेबर और एम्प्लॉयमेंट की स्कीम रहेगी क्या? स्किल डेवलपमेंट की बात की है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो सकता है ना। मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो रहेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर आना चाहिए। लेबर का तो सवाल ही नहीं आता, लेबर के लिए तो नहीं रह सकती। विकास, कौशल विकास की बात कर रहे हैं। तो पहले तो नहीं है, पहला नहीं है मतलब टू और थ्री में रहेगा। टू तो है मतलब थ्री देखेंगे। इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या लगता है आपको? इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। मतलब जो भी अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स रहेगा तो उसे हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसके साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही तो मकसद है हमारा। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट अमंग अदर थिंग्स will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial and digital literacy। टू और थ्री तो रहने ही चाहिए, तो आंसर हो गया सी। करेक्ट पूछा है तो पहला तो नहीं है, ठीक है, आंसर हो गया सी। 79 क्वेश्चन देखते हैं। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। अभी स्वराज्य सभा 1920 में किसने चेंज किया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अभी स्वराज्य सभा बोला है, साउथ इंडिया वाले स्वराज्य सभा तो नहीं लिख सकते, तो सी तो नहीं है। अभी ये बी और डी में रहेगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ने अगर कुछ किया भी रहता तो हमें पता चल जाता, तो सी और डी तो नहीं है, ए और बी में रहेगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग और हिंदू महासभा, किसमें रहेगा आंसर? तो आप 50-50 में ये रिस्क उठा सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमें लॉजिकली एलिमिनेट करना है। तो आंसर हो गया ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग का आंसर है ये, ठीक है। 80th क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। पहला, सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो विच अमंग स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज, ये कब हुआ? 1875 में। दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण, पता नहीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, ये कुछ तो था 1880s में, तो ये 1875। तो ये सबसे पहले हुआ इसके, तो ये तो सी तो नहीं आना चाहिए, ये अराउंड 80s में था ये। सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो ये 1863 में हुआ था। तो ये दोनों भी गए, सी और ए तो गए, अभी बी और डी में रहेगा। ये 63 में है। दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण और सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये 63 में, 1863 में। तो ये दोनों में ही रहेगा ऑलमोस्ट, ये क्लोज में ही लग रहा है मुझे। तो ये बी और डी में 50-50 आ रहा है डायरेक्ट। तो क्या हो सकता है इसका पता है, मतलब चांसेस इसके ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा इसके पहले होना चाहिए। तो फिर 50-50 में आप रिस्क उठा सकते, तो मैंने भी मार्क किया था, तो आंसर हो गया इसका यही, दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण। जो ये कब था पता है आपको? 1858 और 59 में बनाया गया था। ये 63 है, ये 1882 में है, और ये 1875 आपको पता ही रहेगा। 81 क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following is or are the possible consequences of heavy sand mining in river beds? अभी heavy sand mining के क्या क्या consequence हो सकते हैं ये पूछा गया है। तो डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, रिवर में सैलिनिटी कब से डिक्रीज होने लगी अगर सैंड माइनिंग किया तो? चांसेस बहुत कम है इसके, तो पहला तो नहीं होना चाहिए, सीधा आंसर आ गया बी। तो जनरली अगर हेवी सैंड माइनिंग किया जाएगा रिवर बेड्स में, तो अगर सैंड निकाला जाएगा तो जो वाटर का फ्लो रहेगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो इरोडिंग रहेगा रिवर का वो फास्ट हो जाएगा। और जो सैंड है वो एक्ट करता है स्पॉन्ज की तरह, जो रिचार्ज करने में मदद करता है वाटर को, वाटर टेबल को। तो तो पहला तो नहीं है, आंसर इसलिए हो गया बियर। तो पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो सकता है क्योंकि हम नीचे तक जाएंगे सैंड माइनिंग करते करते, तो ग्राउंड वाटर जो रहेगा वो पोल्यूशन के चांसेस ज्यादा रहते। लोअरिंग द वाटर टेबल, जैसे मैंने बताया आपको कि जो सैंड है वो वाटर टेबल का काम करता है, इसलिए वाटर टेबल है नीचे हो जाएगा, क्योंकि रिचार्ज करने में वाटर टेबल जो सैंड रहते हैं वो स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, इसलिए थ्री, टू और थ्री आंसर हो गया इसका। तो ठीक है, 82 क्वेश्चन देखते हैं हम। With reference to agricultural soils, consider the following statements. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. तो ये तो सरासर गलत है। जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है तो वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी बढ़ाता है, ना कि कम करता है। पहला ही गलत हो गया, आंसर हो गया बी। चलो तो फॉलोइंग करेक्ट पूछा, सीधा आंसर आ गया। देखिए, अगर आपको कुछ ये कंसेप्ट ही पता नहीं है तो फिर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है वो उसके रिगार्डिंग आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एग्रीकल्चर सॉइल के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन, तो ठीक है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, ये क्या बात हुई? तो गलत है पूरी तरह, सॉइल का ही मेजर रोल रहता है। सेकंड भी गलत है, पहला गलत सेकंड गलत, आंसर हो गया सी। इरिगेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स,
सम एग्रीकल्चर लैंड बोला इसलिए आंसर। देखिए, मेजोरिटी फोकस आपका यही रहना चाहिए कि कौन सा गलत हो सकता है, कौन सा सही होने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी दिक्कत झेलना पड़ेगा, क्योंकि सही सभी लगेगी आपको तो और डिफिकल्ट हो जाता है। 83 क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies merged at। अभी ये कहाँ से मर्ज हुआ था पेज? और समिट, यूएन सीएसडी, रियो डी जेनेरो, यूएनएफसीसी, 2015 पेरिस, या फिर न्यू दिल्ली, किधर कहाँ पे जनरेट हुआ था? कुछ आइडिया रहेगी तो अभी आप मार्क कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो क्वेश्चन। इसका आंसर है बी, रियो डी जेनेरो, 2012 में ये हो गया था। और ये कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या था? तो फ्यूचर वी वांट का एक कॉल टू एक्शन लिया गया था गवर्नमेंट, बिजनेस और यूएन ने ग्रीन इकोनॉमी के लिए। 84th क्वेश्चन देखते हैं। अभी 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग पूछा गया है। 3D प्रिंटिंग आपको पता रहेगा, एक मशीन रहती है, आपको उसमें आपने डाल दिया है कि एक बॉल बनाइए, और उसमें एलिमेंट्स डाल दिए बॉल के, सब रबर वगैरह, वो सीधा एलिमिनेट ऐसे एक एक लेयर कर करके वो पूरा बॉल बना देती है। आपने यूट्यूब पे देखा रहेगा काफी सारा। इवन जो मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज में जो मास्क बनाते हैं वो एआई ही, मतलब 3D प्रिंटिंग ही है बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स। अगर आपको ये मीनिंग नहीं पता तो आप सीधा इसका हिंदी वर्जन देख लीजिएगा। बायोनिक ईयर्स है, ऑब्वियस है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हो सकता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हो सकता है, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। आंसर हो गया डी, 84 का डी। 85 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैरन एंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, सही है। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, पता नहीं। The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then। ये देखिए स्टेटमेंट, remained inactive, अभी अभी फटा है, मतलब ये 2018 का क्वेश्चन है, तो मतलब 17 या 16 में फटा रहेगा, या फिर 18 में भी फट सकता है, कभी भी फट सकता है। और ये एक्टिव है, रिमेंड इनएक्टिव तो हो ही नहीं सकता, तो तीसरा तो गलत ही स्टेटमेंट है। ये तो सीधा आंसर आ गया। ये 85 का ए, सीधा आंसर आ गया। आपको बस ठंडे दिमाग से सोचना है इसे। आपको पता नहीं ये कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में इधर ये नॉर्थ ईस्ट ईस्ट किलोमीटर इतना रहेगा क्या? इतना कौन नापते तो थोड़ी बैठेंगे हम कि ग्रेट निकोबार किसके किधर से कितना है। अब ऐसे क्वेश्चन वहां रिवॉल्व नहीं करेगा, यही रिवॉल्व करेगा। ठीक है, 86 क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। अभी ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है? प्लांट तो है, पर ये क्या है? इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, नहीं कॉस्मेटिक, नहीं है, नहीं नहीं कॉस्मेटिक। It tends to reduce the biomass in the area in which it grows, हो सकता है। It extra is used in the synthesis of pesticides, ना, ना दवा हो सकता है। आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा। ये आई गेस ये एक एक्सोटिक प्लांट है, मतलब ये इन्वेजिव टाइप में है, मतलब जहां पे भी ये उगेगा वो तेजनेस करेगा, रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी सीधा करेगा, तो आंसर हो गया बी। 87 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, सही है। More than one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia, Philippines, हो सकता है। कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या लगता है आपको, ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? वन तो सही है, वन सही है, मतलब ए, सी और डी में रहेगा, तो ये सही है। एक्चुअली जो कोरल रीफ है उसे रेन फॉरेस्ट कहा गया है ओशन के, तो सी तो सही है, मतलब 3 सही है और 1 सही है, मतलब सी और डी में रहेगा। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मोर देन वन थर्ड ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ। देखिए, जो कोरल रीफ का जो एनवायरनमेंट है, एक तो कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनको एक नैरो टेम्परेचर रेंज लगता है, 25 से 28 की रेंज है उनको, कुछ तो 27 डिग्री सेल्सियस लगता है। और शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा डेप्थ में भी नहीं, थोड़ा सा लाइट आनी चाहिए, 3 से 4 मीटर आई गेस उनकी डेप्थ रहती है कुछ तो, या फिर उससे नीचे भी पाए जाते हैं। तो इसलिए वन थर्ड जो रहेगा वर्ल्ड के कोरल रीफ, जो जो आइलैंड्स है उनके नजदीकी रहेगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वन थर्ड से ज्यादा रहेगी ऑब्वियस है, इसलिए आंसर होगा इसका डी। 88 देखते हैं क्वेश्चन। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। किसका इनिशिएटिव है और किसने लॉन्च किया है? अभी देखिए काफी डिफिकल्ट है। आईपीसीसी, यूएनएपी, यूएनएट ट्रिपल सी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पता रहेगा तो ये मार्क कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो आप क्वेश्चन। इसका आंसर क्या लगता है आपको? एक तुक्का लगा लीजिएगा। बहुत द यूएनएफ ट्रिपल सी आंसर है इसका, ये आपका सही जवाब। 89 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कॉलोनियल रूल के रिगार्डिंग पूछा गया है ये।
इंस्टीट्यूशन और फाउंडर बताया गया है। संस्कृत कॉलेज बेनारस, विलियम जोन्स, कलकत्ता मद्रासा, वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली। देखिए आर्थर वेलेस्ली ऐसा कोई नाम ही नहीं है, आर्थर वेलेस्ली। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पता रहेगा, तो ये आर्थर वेलेस्ली ने नहीं किया है, तो थर्ड तो गलत है। 1, 2 और 2 में रहेगा आंसर। संस्कृत कॉलेज और बेनारस विलियम जोन्स ने फाउंड करेंगे क्या? और ये आर्थर वेलेस्ली नहीं है, लॉर्ड वेलेस्ली है, जो कि ये सिविल सर्वेंट के लिए बनाया गया था ये कॉलेज। और ये संस्कृत कॉलेज है बनारस है, वो विलियम जोन्स ने नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो ये यहाँ पर है। तो पहला तो गलत है, तीसरा भी गलत है, आंसर हो गया बी। ठीक है, आपको अगर कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को भी। स्किप करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मॉडर्न का है और ये काफी जाने माने नाम भी है। तो ये तो रहना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा मॉडर्न स्पेक्ट्रम में तो आपने पढ़ा ही रहेगा, तो इसमें ये अटेम्प्ट करने जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, 90th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज। अभी रीजन और कंट्री पूछा गया है, कैटालोनिया स्पेन, इसमें काफी हड़ताल थी, तो सही तो है। क्रीमिया हंगेरी, ना, दूसरा तो नहीं है। क्रीमिया कहाँ पे आया? क्या लगता है आपको, क्रीमिया कहाँ पे आ जाएगा? ये यूक्रेन में आता है क्रीमिया। ऑफिशियली देखा जाए तो ये इसमें आता है, मिंडेनोआ, फिलीपींस। ठीक है, ओरोमिया, नाइजीरिया। अगर कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा। पहला तो कैटलोनिया स्पेन है, मतलब पहला सही है। अभी देखिए ए और सी में आंसर हो गया। बट टू पता है आपको कि यूक्रेन में, तो सेकंड तो नहीं है, आंसर हो गया सीधा सी। और जो मिंडानोआ है वो फिलीपींस में आता है, ये तो सही है। और ओरोमिया जो है वो नाइजीरिया में नहीं आता, वो इथियोपिया में आता है। तो 91 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इवेंट्स बोला है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट इन इंडिया। ठीक है। अच्छा, इवेंट्स दिए हैं, उसे क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज करना है, पहले कौन सा था और बाद में कौन सा है। गोवा बिकम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यह हो गया था 1961 में। ठीक है, 61 है ये। एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम द नेशनल कैरियर, ये 53 की बात है। 61 मतलब 3 के बाद 4 आना चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये दोनों में रहेगा। इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ पे हो सकता है? 1955 में हो सकता है। ये 53 है, ये 61 है, और ये 55 है। तो पहला तो 3 आएगा, ये 55 है, मतलब ये 53 है। 3 के बाद 2 आना चाहिए, तो आंसर हो गया बी। और फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कब हो गया था? तो 57 में हो गया था। ये आपको पता भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर 3 के बाद 4 आना चाहिए, इतना पता है आपको। तो 2 तो आपको पता ही रहेगा। ठीक है, आंसर हो गया इसका 3214। ठीक है, 91 हो गया। 92 देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? अभी राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग पूछा है कि ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल में है? ये 17, 14, 21, 24। आपको अगर पता रहेगा, जो 21 है पार्ट 3 में आता है ये। 92 का सी है। प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है, जो इमर्ज होता है आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इस इधर ही आंसर हो गया था, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं थी। 93rd क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। अभी देखिए ये इतने सारे नाम दिए हैं, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबव। अभी एमएसपी 22 ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स पे देते हैं ये, तो उनमें से कौन से? अभी आपको 22 के 22 याद रखने हैं तो नहीं, आपको लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए कि किस पे रख सकते हैं ये एमएसपी। कॉफी पे रख सकते हैं क्या लगता है आपको? कॉफी पे रखेंगे क्या ये? कॉफी पे नहीं रख सकते, क्यों? थोड़ा सा ये, ठीक है, एमएसपी उस पर नहीं है, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो। कॉफी पे नहीं है, 3 गया, आंसर सीधा आ गया 2, 4, 5, 6। मतलब 2, 4, 5 और 6 पे है। टर्मरिक पे नहीं है, अरेका नट पे नहीं है। ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन था ये। अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को भी। 94th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो पखोई कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, कहाँ पर है ये? क्या लगता है आपको? अगर कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन। आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। 95th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स,
Let's say the following statements. PSLV launched the satellites useful for Earth resources monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. क्या लगता है आपको? सही होना चाहिए? ठीक है, सही है ये स्टेटमेंट तो सही है. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on the Earth. मतलब अगर ये अर्थ है और यहाँ पे आप खड़े हो तो आपने आप यहाँ से यहाँ देखा, और भले आप कहाँ पर भी जाओ तो मुझे यहाँ पर आए तो फिर भी आपको यहीं पर दिखेगा, मतलब वही परमानेंट स्पॉट दिखेगा स्काई में. तो ये पीएसएलवी के रिगार्डिंग बोला है, एज व्यूड फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ. तो ये सही है क्या पीएसएलवी? तो ये पीएसएलवी के रिगार्डिंग नहीं है, ये जीएसएलवी के रिगार्डिंग बोला गया है पूरा. तो ये परमानेंटली फिक्स रहता है. क्यों रहता है ये? तो ये जो जीएसएलवी रहता है उनका मेनली जो काम रहता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कम्युनिकेट करना, और ये इसे कहा जाता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ बोला जाता है इसे. इसलिए परमानेंट फिक्स पोजीशन में रहता है और वही की इंफॉर्मेशन वो अच्छे से ले सकते हैं, कम्युनिकेशन भी हो सकता है. और ये जो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट रहता है वो 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे रहता है ये. तो ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है. पहला स्टेटमेंट तो सही, आंसर इधर ही हो गया ए. तभी भी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम. जीएसएलवी मार्क 3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च. अभी देखिए 4 स्टेज, यही पे गलत हो गया. जीएसएलवी मार्क 3 4 स्टेज नहीं है, जो कि 3 स्टेज है. और ये दो स्टैली दो सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो इसके वजह से ये पूरा 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है ये. तो इधर ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत था. आंसर हो गया ए. ठीक है. 96 क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अभी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन. कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड. पिछले 10 सालों में जो कैपिटल है, मतलब जो पैसा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है. स्टेडीली मतलब लगातार इंक्रीज होते गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब उनमें कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है. तो क्या लगता है आपको, सही रहेगा ये? चांसेस तो कम है इसके सही होने के. टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड. तो हाँ, ये हो सकता है. तो ये ऐसा क्यों किया है पेरेंट बैंक्स को इसमें? क्योंकि एनपीएस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका बर्डन कम करने के लिए इन्होंने ये किया है. मर्जर का डिसीजन इसके वजह से लिया गया था. तो सेकंड तो सही होना चाहिए. तो पहला तो नहीं है क्योंकि स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए पहला गलत है. सेकंड सही. आंसर हो गया बी, करेक्ट पूछा है. ठीक है. 82 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स. ये सब ये है. विच ऑफ द आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी. अभी जीएसटी में कौन सा एग्जेम्प्टेड है वो आपको बताना है. चिकन एग, फिश प्रोसेस, कैंड फूड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल, सीरियल ग्रेन सोल्ड. कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो. क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है ये. अब इसमें आंसर क्या है पता है आपको? आंसर इसका सी, 1, 2 और 4. 3 नहीं है. प्रोसेस्ड फूड नहीं है. एग्स कुक्ड है. ये है. अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हो. बाकी इन पर सब 0% लगता है, मतलब ये एग्जेम्प्टेड है. इस पे सिर्फ 5% लगता है. ठीक है. आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कर सकते हो. 98 क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements. The definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Rights Act 2006 के. तो क्या लगता है आपको, रहेगा क्या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में? तो हाँ, इसका डेफिनेशन इसमें दिया गया है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टाइगर्स हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स. ठीक है, इसे होल्ड पर रखते हैं. इंडियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्राइमेटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. देखिए, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये ऑफिशियली तो नहीं डिसाइड करती, बल्कि जो यूनियन मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स की वो डिसाइड करती इनके हैबिटेट राइट्स और प्रिवेंटल. थर्ड तो गलत है. आंसर हो गया ए, मतलब बाइगर्स को हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं. ठीक है. आंसर हो गया ए. 99 क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग. विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीजेस. प्लांट डिजीजेस स्प्रेड कौन कौन किसकी वजह से हो सकता है? बर्ड्स की वजह से हो सकता है, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग. किसकी वजह से हो सकता है? ऑब्वियसली सभी की वजह से हो सकता है. 100 क्वेश्चन देखते हैं. With reference to organic farming in India, consider the following statements. The National Program for Organic Production (NPOP) is operated under the guidelines and directions of the Union Ministry of Rural Development. Organic Production और Union Ministry of Rural Development थोड़ा और लग रहा है, तो ये चांसेस तो गलत लग रहे हैं मेरे को. पहला तो गलत लग रहा है. तो बी और सी में देखते हैं. एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी.
ठीक है, हो सकता है। सिक्किम हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनाइज, ये तो सही है, थर्ड तो स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो बी और सी में आंसर है। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अपेडा जो है वो सेक्रेटेड है क्या? अभी आप यहाँ पे रिस्क उठा सकते हैं, बी और सी में आंसर रहेगा ये, तो आंसर क्या है इसका? बी, तो सेकंड वाला सही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आगे के वीडियो देखेंगे, 2019 का भी हम पूरा सॉल्व करेंगे आगे, तो ठीक है, थैंक यू।